सुप्रभात बच्चों। बच्चों, इसके पहले जो पाठ है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उस पाठ की प्रस्तावना, लेखक का परिचय और पाठ का सारांश हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पाठ में फर्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ पर लेखक हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि मैं अपनी बीमारियों को दुलराने वालों में न था। बराबर, दुलराना ने लाड़ प्यार, बराबर, कि मैं अपनी बीमारियों को क्या लोगों से किसी भी तरह का लाड़ प्यार में लेता नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था। बराबर, प्रायः यानी लगभग, निर्भय यानी निडर, कि मैं अपनी बीमारी से क्या था, मैं निडर था, यानी कि मुझे किसी भी तरह का डर नहीं। शायद मैंने गांधी जी के लेख में कहीं पढ़ा था। बराबर, लेखाने गांधी जी की कोई रचना थी, उस रचना के बारे में हरिवंश राय बच्चन ने कहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि बीमार होना अपराध है। बराबर, अपराध यानी गुनाह। अगर कोई बीमार होता तो क्या है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी हैं। मैं तर्क को कुछ और आगे ले गया। तर्क यानी जिसे कहते हैं कि आर्गुमेंट या दलील करना। बराबर, अपराधी को दंड देना चाहिए। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि बीमार होना क्या है, सबसे बड़ा अपराध है। बराबर, और उस अपराधी को मैंने क्या किया, आगे उस बात को ले गया और उस अपराधी को क्या देना है, दंड देना चाहिए। बराबर, अगर किसी भी तरह की बीमारी हो रही है तो उस बीमारी को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। लेखक का कहने का मतलब यह है, जैसे एग्जाम्पल, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, सिर दर्द हो रहा है या फीवर या बुखार आ रहा है, तो इसको मतलब कि ऐसा पकड़कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि मुझे ऐसा है, मेरे से काम नहीं होगा। इन बीमारियों में भी क्या करना है, अपना काम छोड़ना नहीं है। जो अपना दिनचर्या का काम है उसे करते रहना चाहिए। लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती तो लेखक को छोटी मोटी बीमारी कौन सी है अंडरलाइन कर देंगे, इसको लर्न करना है एक वाक्य में, कि जुखाम यानी सर्दी, बुखार जिसे कहते हैं आप लोग फीवर, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता था। कि कौन कौन सी बीमारी होने पर लेखक खाट पर नहीं लेटते थे, खाट आने बिस्तर चारपाई पर। जुखाम, बुखार, खांसी और सिर दर्द, ये बीमारियां होती थी तो लेखक बिस्तर पर खाट पर लेटते नहीं थे और न और भी अपने से काम लेते थे। कि जब मुझे सर्दी, खांसी, बुखार होता था तो मैं इसमें क्या करता था, और अधिक अपने शरीर से मैं काम लेता था, यानी मैं काम में लगा रहता था, काम से मैं पीछे हटता नहीं था। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपना रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। भरे भुट्ट, भुट्ट यानी बुखार, यानी बहुत तेज बुखार। लेखक को इतना तेज बुखार होता था, बराबर, फिर भी वो ट्यूशन जाना बंद नहीं करते थे। यानी लेखक लोगों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्च निकालते थे। तो बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। कि लेखक कह रहे हैं कि जब मुझे बहुत तेज की बुखार, बहुत तेज मुझे फीवर होता था और गर्मी और तेजी में, बराबर, शरीर क्या होता, पूरी तरह से गर्म होता था और ऐसी तेज बुखार में पूरा मतलब शरीर को टच करो तो पूरा गरम गरम ऐसा आग जैसा लगे। लेकिन ऐसे बुखार में लेखक क्या करते थे, और जोश से और उत्साह के साथ ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाते थे। लेखक ने कहा है कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। जो मजदूर वर्ग है, आप देखते हैं जो हार्ड वर्किंग करते हैं,
बराबर। वो बीमार होते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो अपना काम करते रहते, अपने काम को कभी बंद करते नहीं। वही लेखक का कहने का मतलब यहाँ पर यही है। बीमार अमीरों की क्या है, हरमजदगी है। यहाँ नीचे अंडरलाइन कर देंगे। बीमार क्या है, अमीरों की हरमजदगी है। कि बीमार वो लोग पड़ते हैं, कैसे लोग पड़ते हैं, अमीर लोग, बराबर। अमीर लोगों के अंदर क्या है, बीमारी का एक बहाना है, हरामजादीपन, यानी काम नहीं करना है, बराबर, हरामीपन, काम नहीं करना है तो एक बहाना मार देना है कि मुझे सर्दी हुआ है, मुझे जुकाम हुआ है। आप देखना जो पैसे वाले हाई फाई लोग होते हैं, बराबर, उनके बच्चों को जरा से भी क्या तकलीफ हुई तो उन डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। और ऐसे लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, बहुत संभाल करके रखते हैं, मिट्टी वगैरह लगने देते नहीं है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि बीमारी क्या है, अमीरों की क्या है, हरमजदगी यानी हरामीपन है। गरीबों को से अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। जो मजदूरी करके कमाते हैं, मजदूर लोग जो मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो लोग बीमारी को अपने पीछे लगाते नहीं, यानी बीमारी को पकड़ के रखते नहीं है कि सर्दी जुकाम वो अपना काम कर रहा, हमें अपना काम करना है, बराबर। लिखने में तो ऊंचा बुखार लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। लेखक बता रहे हैं कि ऐसे में भी मैं क्या करता था, मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, अपने किताबें भी मैं लिखता था, और ऐसे बुखार में मुझे क्या मिलता था, प्रेरक मिलता था, प्रेरणा मिलती थी, बराबर। और मुझे एक तरह का क्या सहायता और अपनेपन में उत्साहित में उस मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ जो शब्द है प्रोत्साहन ना उत्साह मुझे मिलता था। मैं बीमारी को लेकर बैठता नहीं था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूति में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बीमार होता था तो मुझे क्या मिलता था, एक तरह की अनुभूति आने की प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता था, बराबर। कहते हैं कि जब आदमी के सामने मुसीबतें आती हैं तो आदमी क्या करता है, उन मुसीबतों का डटकर मुकाबला करता है। मुसीबतें कोई परमानेंट होती नहीं है। यहाँ पे एक शब्द है, गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। गल पिघल कराने कि शरीर दुबला पतला हो जाता था, बराबर। क्योंकि बुखार जब होता था, ट्यूशन पढ़ाने जाना, लिखने का भी, अपनी किताबें खुद को लिखना। और यहाँ बता दिए हैं कि मजदूरी आने उनका बताओ कि जीवन कैसा, बहुत गरीबी की रेखा के नीचे उनका जीवन बीता है लेखक का। तो मेरा हृदय ढलता है, बराबर, कि यानी कि मेरे मन की अशांति, ढलना यानी मन की अशांति, एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार में, बराबर। लेखक बता रहे हैं किसी वस्तु को क्या करना, भट्टी में फेंक देना, बराबर, कि शरीर भी क्या है उनकी भट्टी की तरह तप रहा था, यानी इतना तेज उनको बुखार। फिर भी उनके विचार, उनके भाव, कल्पनाओं को उबाल कर एक उच्छलित करता, बराबर। इतने मतलब कि इतने बुखार में भी क्या उनके मन की जो क्या कहते हैं कि विचार अभाव और उनकी सोच के क्या करता था, नदी के तालाब की तरह उसे झकझोर करके रख देता था, बराबर, उच्छालित करता था ने। जैसे नदी की धाराएं बहती रहती, तेज रफ्तार में रुकती नहीं है। वैसे लेखक के विचार भी वैसे क्या है, मतलब कि बहुत ऐसे तेज थे, बहुत मतलब उनके अंदर से तरह तरह के ऐसे विचार आते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा बुखार में मैं अदबदा कर लिखता, बराबर। लेखक कह रहे हैं कि यह मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कराने हट करके या जबरदस्ती, बराबर बराबर, कि मैं लिखूँगा, मैं ऐसा कभी कुछ करता नहीं था। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। कि पहली बात तो मैं बुखार में लिखता नहीं था, बराबर। और जब मैं लिखना चाहूँ भी सही तो बुखार क्या मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की रुकावट और बाधा और डाल सकती नहीं। ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं, बराबर। अब आगे की पंक्ति यहाँ पर देखते हैं। ओके, बाधा नहीं बन सकता। ओके, बुखार मिले कोई बाधा नहीं। हल्की बुखार तो मेरे सब काम क्या है,
हस्ब मामूल होते रहते हैं। कि लेखक कह रहे हैं हल्के फुल्के जो बुखार होते थे वो बुखार भी कैसे होते थे, हस्ब मामूलाने नित्य के नियम के अनुसार। तो वो ऐसा बुखार तो क्या कि मुझे हमेशा बना रहता था मेरे शरीर में, वो जाता नहीं था। यानी कि मेरे शरीर में हल्का फुल्का बुखार तो हमेशा रहता ही था, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं, कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता, बराबर। पट यानी कि जल्दी से। कोई कहता था कि तुम्हें बुखार है तो लेखक इंतजार नहीं करते थे, तुरंत कह देते थे कि मुझे बुखार नहीं है। बदन आने शरीर, अगर किसी ने के शरीर को छू लिया, टच कर लिया तो उन्हें के भाई तुम्हें बुखार है, लेखक तुरंत जवाब दे देते थे कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ, बुखार तो है लेकिन मैं भी यहाँ पर हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग कौन है बच्चों? किपलिंग जो कि क्या बोलते हैं उसे, रुयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे, बराबर। कौन थे वो? ब्रिटिश लेखक के हैं। और उन्होंने 30 दिसंबर 1865 में उनका जन्म बम्बई यानी बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। ये लाहौर म्यूजियम के क्यूरेट थे। फिर उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग प्रतिभाशाली कथाकार और कवि भी थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में थे। लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजट के संपादक नियुक्त हुए। बराबर, एक पत्रिका है, उन्होंने उसमें अपना काम करना शुरू किया था। उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं अंग्रेजी, उनकी जो रचनाएं थी उनकी रचनाएं सारी क्या थी? अंग्रेजी भाषा में। उन्हें अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रभुत्व था। और 1936 में क्या हुआ? एक किपलिंग की क्या उनकी मृत्यु हुई। तो लेखक बता रहे हैं किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभार उसे बुखार में भी क्या काम करना पड़ता था। कि लिखें कि जब मुझे बुखार होता तो बुखार में भी क्या करता था, मैं अपना काम करता था, मैं अपने काम को बंद करता नहीं था। और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता। कौन लिखता? एक किपलिंग जो है, बराबर, जो ब्रिटिश के समय के महान लेखक हैं। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंग मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टाने की। यहाँ बता रहे हैं कि जब वो बीमार था, कौन? किपलिंग जो ब्रिटिश लेखक है, फिर उसने कभी अपना लिखना बंद किया नहीं, वो लिखता ही रहा। और इसी तरह लेखक ने भी क्या किया, जब लेखक बीमार थे तो लेखक ने भी क्या किया, लेखक ने भी अपनी 2 रचनाएं अपनी बीमारी में उन्होंने लिखा, बराबर, उन्होंने बंद किया नहीं अपनी रचनाएं, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेखक जब बीमार थे तो उन्होंने कौन सी 2 रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कविता संक्रांत के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर तो उन्होंने 2 चट्टाने अथवा सिसफस बरकस हनुमान जी, और यहाँ हनुमान जी फिर उन्होंने प्लूरिसी में पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर बच्चों एक शब्द है प्लूरिसिया ने कि यहाँ पर ऊपर एक शब्द रह गया, सॉरी, संक्रांत यानी कि अर्थ के सत्यापन, बराबर। और फिर प्लूरिसिया ने कि उनका जो शरीर था ने उनके फेफड़े में क्या था, एक तरह का पानी भर गया था। फिर भी वो क्या किए, उन्होंने 2 रचनाएं लिखी। कौन सी? 2 चट्टाने और सिसफस बरकस हनुमान जी। कब? जब उनके फेफड़े में पानी भर गया था। बहरहाल जब मैंने अपनी जवानी पर था, बहरहाल, बराबर, बहरहाल ने हल हालात में, जब मैं अपनी जवानी में था, बीमारी मुझे पराजित नहीं ना करती थी। जब मैं जवानी में था बीमारी मुझे छू भी नहीं सकती, बीमारी मुझे हरा भी नहीं सकती थी। मैं ही अपने जिद से बीमारी को पराजित करता था। और जब मैं बीमार होता था तो जिद पकड़ लेता था बीमारी क्या है, बीमारी कुछ भी
नहीं है ऐसा। और बीमारी ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर लेखक कह रहे हैं कि बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, कि जो बुखार है वो बुखार अधिक दिन तक रहता नहीं, कितने दिन तक चलेगा। और फिर बच्चों इसको याद करना है कि यहाँ पर विश्राम तिवारी की कहा करते थे, क्या कहा करते थे, कि मार के पीछे भूत भागे। बराबर, कि कहते हैं कि मारते कहावत सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किसी को प्यार से समझाओ तो प्यार की भाषा बंदा समझता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर विश्राम तिवारी ने भी कहा है। क्या कहा है, कि मार के पीछे भूत भागे। अगर किसी आदमी को भूत पकड़ा है और उसे मारो तो क्या करता है, भूत भाग जाता है। तो लेखक बता रहे हैं कि मैंने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। बराबर, जब मुझे बुखार होता था तो उसमें मैं क्या करता था, मैं अधिक वह क्या डट करके काम करता था, मैं पीछे हटता नहीं था। बराबर, फिर उसके बाद फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर देखते हैं कि लेखक बता रहे हैं कि यह बुखार मामूली न था, कि बता रहे कि यह जो बुखार मुझे हुआ था कोई वह बुखार साधारण बुखार नहीं था, मामूली यानी साधारण। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। कि यह जो मुझे बुखार था कोई मामूली बुखार नहीं था, और 9 महीने से मुझे क्या कर रहा था, झकझोरना ने हिला करके रख देता था। और जो शांत होने पर पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे दे गया था, कि यह मुझे झकझोर कर रख देता था और जब शांत होता था तो बहुत बड़ा विनाशक आ जाता था, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। स्कूल लेके बता रहे जब ये घटना घटित हुई उसमें कैसी मेरी हालत थी। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। बराबर, कि यानी उसमें क्या छुट्टियां चल रही थी लेकिन मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत, आमदनी यानी जो मैं ट्यूशन पढ़ाता तो उस ट्यूशन से क्या मिलता, मुझे आमदनी यानी मुझे रुपए मिलते थे और रुपए की मुझे बहुत बड़ी ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। जो किताबें वो लिखते थे उनकी जो किताबें तो किताबें का समय से बिकती नहीं थी। बराबर, कर्ज सिर पर चढ़े थे। कर्ज जिसे बोलते हैं आप लोग की ऋण। बराबर, कर्ज यानी ऋण किसी के पास से उधार लेना या फिर उसको देना। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि लेखक ये कर्ज सिर पर चढ़े थे, यानी मैंने जो पैसे लोगों से उधार लिए थे वो मैं उसका चुकादा कर पाया नहीं। बुखार 10 दिन चला। कितने दिन चला, 10 दिन, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। यानी कि लेखक बता रहे हैं जब मुझे बुखार होता था तो बुखार क्या कि कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी महीने, कभी 2 महीने, और ऐसे ऐसे क्या करते करते जुलाई आ गए। यानी जुलाई आ गई यानी स्कूल वगैरह ट्यूशन वगैरह सब कुछ खुल गए। बराबर, तो अपने बच्चों गुजरात में स्कूल यूनिवर्सिटी सब जून में खुलते हैं, लेकिन जब नॉर्थ है यूपी वगैरह में जुलाई में खुलते हैं। उसका कारण यह है कि उस समय क्या उधर गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी देर से खुलते हैं। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर, बराबर, बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता। बराबर, तो अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। इतना बुखार हो जाता था कि वो ट्यूशन भी जा पाते नहीं थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से 102 डिग्री के बीच कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कि लेखक बता रहे हैं दिन भर स्कूल में पढ़ाना और बुखार सुबह नहीं रहता था, सुबह नहीं, लेकिन दिन भर काम करते करते शाम होते होते बुखार कितना हो जाता था, 101 डिग्री से 102 डिग्री तक जितना बुखार हो जाता था। और उन्हीं के बीच में सुबह से शाम तक लेखक काम करते थे। कि यहाँ बता रहे हैं कि और ऐसे हालात में शरीर क्या धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और कभी धीमी खांसी भी आ जाती थी।
दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था कि बता रहे हैं कि जब मुझे धीमी खांसी वगैरह होती तो मैं एक दवा लेता था। शौकिया ने शौक के खातिर उस दवा को बाटू जो दवा था वो दवा को क्या करना पड़ता था, बांटना पड़ता था खलबट्टा में, खड़वन जिसे बोलते हैं, और वो होम्योपैथी को दवाई थी। होम्योपैथी का ने घरगथ्थू इलाज। बराबर। कभी कभी सोचता है क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक जिसे कहते हैं कि क्षय यानी कि टीबी। बराबर कि मुझे कभी जो क्योंकि हल्की हल्की खांसी बनी रहती थी, लेखक को ऐसा लगा शायद मुझे मतलब कि टीबी तो नहीं हो गया है। टीबी एक तरह का क्या है, रोग है। तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर था। एलोपैथी का बच्चों को आधुनिक दवाइयाँ क्या शरीर को जल्दी आराम दे देता, लेकिन वो क्या होता है, बहुत महंगा पड़ता, बहुत मतलब कि उसके लिए पैसा अधिक चाहिए। उतना पैसा लेखक के पास नहीं था। तो यहाँ पर क्या है कि बूते से बाहर होना मुहावरा है, यानी कि लेखक के पास उतने पैसे नहीं है, यानी कि अपनी शक्ति से मतलब कि परे होना, कि शक्ति के मतलब कि जिस तरह से रोग है वैसे मेरे पास क्या है, और पैसे नहीं उसका इलाज करने के लिए, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। बराबर। और फिर तपेदिक हो गया होगा तो एलोपैथिक इलाज तो अपने बूते से बाहर है। कि जो आधुनिक जो दवाइयाँ हैं, जो मतलब पाश्चात्य जो दवाइयाँ हैं, बराबर, उसका उस चिकित्सा का मतलब जो वैज्ञानिकों ने उस दवाइयाँ बड़े बड़े डॉक्टरों ने बनाई है, तो वो क्या है, अपने परे से बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी, जीवा ने जीभ पर, जब मैंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यानी कि श्यामा जो लेखक की क्या है, लेखक की पहली पत्नी है, और लेखक की पत्नी मतलब कि वो बीमार रहती थी बुखार से, और उन्होंने कहा कि मैं श्यामा का बुखार ले लूँगा। जीवा पर मुहावरा है कि जीवा पर सरस्वती बैठना, यानी कि जो हम बात कही हुई बात क्या सत्य साबित होना, उसका अर्थ ये हुआ। बराबर। तो कह रहे हैं कि मैंने जो बोला और शायद ऐसा लगता है कि मेरी बात सत्य साबित हो गई। क्यों? क्योंकि लेखक क्या धीरे धीरे उनको बुखार होने लगा। तो बुखार में मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, कि मैं बीमार हूँ जिसकी वजह से श्यामा क्या है, स्वस्थ है, यानी श्यामा को किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। जिसने पिछले 6 वर्षों में इन महीनों में ज्वर मुक्त नहीं जानी है, कि ज्वर आने बुखार मुक्त आने आजाद, कि इन 6 महीनों में ऐसा नहीं लगता है कि वो क्या पूरी तरह से बुखार से वो मुक्त हो गई हो, आजाद हो गई हो, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर क्या खाए जा रही थी। लेखक बता रहे हैं कि श्यामा पहले से बीमार थी, लेकिन मेरे सामने क्या वो अच्छी बनी रहती, कि ऐसा दिखाती थी मुझे किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। लेखक बता रहे हैं यहाँ पे कि श्यामा ऐसी बीमारी थी, बराबर, कि श्यामा की बीमारी अपनी खुद की थी ही थी, लेकिन जब हरिवंश राय बच्चन बीमार हुए, उनकी बीमारी को देख कर के श्यामा बहुत दुखी और परेशान रहने लगे। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया है। लेखक बता रहे हैं जैसे मैं बीमार पड़ा वैसे श्यामा ने क्या किया, अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बना लिया। बराबर। यानी कि उसने अपने रोगों को क्या किया, और बीमार थे उसने अपने रोगों को मतलब कि अपने रोगों के प्रति उन्होंने ध्यान दिया नहीं, और अपने पति यानी हरिवंश राय बच्चन की सेवा में वो लग गई। वह भी कहीं मेरी चिंता ना बन जाए। इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किया ही जाता था, यानी किसी को मैं आभास होने दिया नहीं कि मुझे इस तरह की बीमारी है। मेरा जो प्रतिदिन जो दिनचर्या का काम होता था वह काम मैं समय से करता ही रहा।
गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टालमटोल की तो उसने ब्रह्मशस्त्र छोड़ा। बराबर। मुहावरा ब्रह्मशस्त्र छोड़ना ने कि मतलब शस्त्र का प्रयोग करना। बराबर। कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को ना दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। बराबर। कि ब्रह्मशस्त्र जो होता है कि जो कह दिया उसको करना पड़ता है, वो वापस हो जा सकता नहीं है। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्या कहा कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो मैं क्या करूँगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। बराबर। उन्होंने ये ब्रह्मशस्त्र छोड़ा, ये उन्होंने क्या वचन वादा किया। ब्रह्मशस्त्र तो मानना ही था। अने ब्रह्मा ने ब्रह्मा का शस्त्र दिया हुआ, उनकी जिह्वा पर सरस्वती है तो वह मुझे मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। क्षय जिसे कहते हैं तपेदिक या टीबी। बराबर। आक्रमण यानी हमला। तो डॉक्टर मुखर्जी को लगा कि मुझे क्या हुआ है, मुझे टीबी की बीमारी मुझे हो गई है, ऐसा उनको लगा। उसके बाद फिर उसके बाद नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी मेंटली क्या फ्री होकर के आराम करो। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। बराबर। कि नुस्खा उन्हें क्या लगा, मौत का परवाना। बराबर। मौत का परवाना ने बच्चे मृत्यु का कारण। जैसे उन्होंने बताया कि तुम्हें ये नियम का पालन करना है। अब लेखक को ऐसा लगा कि शायद मेरी मृत्यु क्या है, मेरे नज़दीक है, और उन्हें वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। बराबर। और फिर मौत का परवाना लगा, क्या मेरी विदा का समय आ गया है, यानी कि अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा, अब मुझे यही नुस्खे अपनाने हैं। तो फिर स्वागत के साथ ही विदा की होती। सॉरी, क्या मेरी विदा का समय आ गया, क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। स्वागत के साथ ही विदा की होती देखी तैयारी अब लगी खुलने, खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। बराबर। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। सबसे मर्मभेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य है। वैधव्य ने विधवा। ये बता रहे हैं कि क्या मैं थोड़े समय के लिए हूँ और फिर मेरी जिंदगी थोड़ी है, अब मेरी भविष्यवाणी हो गई है। और फिर ऐसा जो मर्म भेद आने दिल को छूने वाला कि अब श्यामा क्या होगी, श्यामा विधवा हो जाएगी, ऐसा ख्याल लेखक के मन में आता है। बराबर। तो इस तरह की विचार लेखक के मन में आता है, जिसे लेखक को क्या झकझोर करके रख देता है। बराबर। अब उसके बाद लेखक देखते हैं बच्चों कि मरने से मुझे डर नहीं था। यह बता रहे हैं कि मुझे मरने से किसी भी तरह का डर और भय था नहीं। हाँ, कठिन लगने लगा मरने के पहले जीना, कि ये जो मैं जी रहा हूँ, बुखार से मैं परेशान उलझा हूँ, इससे अच्छा तो क्या है मैं मर जाऊँ, ऐसा ख्याल लेखक के मन में आता है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज़्यादा लो, वगैरह तनख्वाह के लेने को तैयार हो। बराबर। तो ज़्यादा छुट्टी लो, तनख्वाह वेतन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन तो भी चलेगा, ऐसा उनके मन में ख्याल आता है। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर ही घर नहीं चला सकते। शालिग्राम जो है वो लेखक के बड़े भाई, छोटे भाई हैं। बता रहे हैं कि अगर मैं छुट्टी ले लूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँ, मैं ट्यूशन ना करूँ, मैं अपनी किताबें न लिखूँ, तो शालिग्राम के वेतन से, तनख्वाह से घर चलाना क्या है, बड़ा मुश्किल है।
कल उसकी बदली हो गई तो हो सकती है। बदली यानी उनका तबादला या उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। तब वे एक पैसे भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबें से आमदनी नियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने का काम नहीं है कि बता रहे हैं कि मैंने यहाँ वहाँ से पैसे लिए हैं और वो कर्ज क्या है, किसी भी हालात में पूरा करना है। जबकि लेखक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और लेखक ऐसा कुछ चाहते भी नहीं थे किस तरह की बात हो जाए। बराबर बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं आपके इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे लिखकर भेजूँगी, उसे आपको अपने नोट में लिखना।